एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 समुच्चय करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 में ए निम्नतम बी इज इक्वल टू निम्नतम ए करली ब्रैकेट ए कामा बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया निम्नतम के लिए संक्रिया सारणी लिखिए, यानी इसके लिए हमें क्या बनानी है, सारणी बनानी है। सबसे पहले हम समुच्चय नोट करेंगे, उसके बाद जिसके द्वारा ये परिभाषित किया गया है उसको नोट करते हैं, उसके बाद इसके लिए हम सारणी बना देते हैं। ये 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 समुच्चय नोट किया गया 1 2 3 4 5 में ए निम्नतम बी। निम्नतम दो चीज़ें होती हैं, निम्नतम और उच्चतम। हमने इसके पहले वाले वीडियो में निम्नतम और उच्चतम को परिभाषित करके बताया है कि निम्नतम और उच्चतम का अर्थ क्या है। यहाँ पर ये बताना है कि ए निम्नतम बी परिभाषित है निम्नतम जो कुछ भी मिले किसमें, ए और बी में। हमारे पास समुच्चय के जो अंक हैं वो रखने के लिए हैं 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो सिंबल है, निशान है, उसको रखा है, यहाँ पर निम्नतम लगाया। ए और बी में जो निम्नतम रहेगा उसे लिखना है। अभी सबसे पहले यहाँ पर देखें क्या क्या है, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर लिखेंगे 5। सेम है इसी तरीके से इसके नीचे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर ये कोई ए मान लिया जाए और कोई बी। ये पूरा ए पार्ट, ये पूरा बी पार्ट, ये पूरा ए पार्ट, ये पूरा बी पार्ट ये। अब यहाँ से एक अवयव जो उठाया जाए, मान लेते हैं ये क्या है, ए है, और फिर ये पूरा क्या हो जाएगा, बी। ये सभी क्या है, ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ऐसे हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर बात हुई है कि ए कामा बी लिखिए। क्या लिखिए, ए कामा बी, और ए कामा बी के अंतर्गत वही अवयव लिखिए इसके अंतर्गत यहाँ पर सभी जगह पर जो क्या हो, निम्नतम। दो चीज़ें होती हैं, निम्नतम और उच्चतम। तो उच्चतम का मतलब जो उच्च मान मिले, निम्नतम का मतलब जो निम्न मान मिले। कहने का मतलब ये है, यहाँ से उठाएंगे ए के स्थान पर 1, तो यहाँ पर बी के स्थान पर कितना है, 1। 1 और 1 में निम्न और उच्च तुलना नहीं की जा सकती, यानी 1 और 1 में निम्न क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर 1 नोट करेंगे। अगली बार में क्लियर हो जाएगा। यहाँ से लेते हैं ए के स्थान पर 1 और यहाँ से लेंगे बी के स्थान पर 2। तो 1 और 2 में निम्नतम यानी कम कौन है, 1 है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1। अब फिर से यहाँ से ए लेंगे 1, इसके बाद यहाँ लिया जाएगा 3। तो 1 और 3 में निम्नतम क्या है, हम बताएंगे 1। इसके बाद क्योंकि हमें बार बार परिभाषित करना है, किसके द्वारा परिभाषित है, ए और बी जो भी लिखा जाए उसमें से जो मान लिया जाए किसके लिए हो, निम्नतम के लिए हो। अब यहाँ से फिर लें 1 और यहाँ से लें 4, तो ए इज इक्वल टू 1 और यहाँ से 4, तो 1 और 4 में निम्नतम होता है 1। इसी प्रकार से लिया जाएगा 1 और यहाँ से लिया जाए 5, तो 1 और 5 में निम्नतम क्या है, हम बताएंगे 1। तो इस तरीके से पहली सारणी कंप्लीट हुई। अब दूसरे में, अब यहाँ पर क्या लेंगे, ए के स्थान पर यहाँ पर लेंगे 2। अब 2 के बाद यहाँ से सबको लीजिए, 2 के साथ 1 ले, 2 के साथ 1 लिया जाएगा, तो यहाँ पर 2 और 1 में निम्नतम क्या है, 1। अब 2 के साथ 2 लिया जाएगा, तो 2 यहाँ पर 2, ये ए है 2, बी भी है 2, 2 और 2 में निम्नतम नहीं बताया जा सकता, इसलिए यहाँ पर दोनों इक्वल है, इसलिए 2 लिया जाएगा। अब यहाँ से 2 यहाँ से लिया जाएगा 3, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, 2 और 3 में निम्नतम क्या होगा, 2। यहाँ से 2 यहाँ से 4, 2 और 4 में निम्नतम हो जाएगा 2, 2 और 5 में निम्नतम हो जाएगा 2। सेम एज आगे चलते हैं, यहाँ से लेंगे 3 और यहाँ से लेंगे 1 2 3 4, सबको ऐसे लगाते चले जाएंगे। तो लेते हैं यहाँ से, यहाँ आएगा 3 और यहाँ से लिया जाएगा 1। 3 कामा 1 में निम्नतम है 1, फिर यहाँ से लिया जाएगा 3, यहाँ से लिया जाएगा 2। 3 कामा 2 में निम्नतम कम कौन है, यहाँ पर लिया जाएगा 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3, 3 कामा 3 में निम्नतम कौन रहेगा, 3, यहाँ से 3, यहाँ से 4, तो यहाँ लिखे 3 कामा 4, 3 और 4 में निम्नतम क्या है, 3, 3 यहाँ से 5, 3 और कामा 5 में निम्नतम क्या है, यहाँ बताएंगे 3। इसी प्रकार से यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 4 कामा 1, 4 और 1 में निम्नतम 1। अब 4 कामा 2 में निम्नतम 2, 4 कामा 3 में निम्नतम 4 कामा 3, तो कम कौन है, 3, 4 कामा 4 में 4 ही रहेगा, 4 कामा 5 में भी क्या आएगा, 4, 4 कामा 5, तो कौन कम है, 4। इसके बाद 5 कामा 1, यहाँ पर 5 कामा 1 लिखे, निम्नतम आएगा 1। 5 कामा अगर लिखा जाए 2, कम कौन है, 2। अगर लिखा जाए 5 कामा 3, तो 3 कम रहेगा। 5 कामा फिर क्या आएगा, 5 यहाँ से 4 यहाँ से, ये 5 कामा 4, कम क्या है, 4, यहाँ पर लिखेंगे 5 कामा, अब इसके बाद 5 और 5, 5 कामा 5 हो जाएगा
5 ही आएगा। तो ये रफ कार्य इतना अलग से कर लीजिएगा, रफ में करिएगा। ये कंप्लीट हो गई यहाँ की सारणी। क्वेश्चन नंबर 3 में सारणी बनाना था तो ये सारणी कंप्लीट हो गई। नंबर 4 है समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिय सारणी 1.2। देखिए यहाँ पर सारणी 1.2 बनाई है, इस सारणी का हमको यूज करना है। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए तथा, अब इसके बाद विचार करके हमें बताना है। ये पूरी सारणी देख लीजिए। अब इसके बाद हमें इससे कुछ क्वेश्चन बताने हैं। पहले क्वेश्चन बताना है कि 2/3/4 तथा 2/3/4 परिकलन कीजिए, यानी कि मान ज्ञात कीजिए। क्या यह क्रम विनिमय है? तो क्रम विनिमय का नियम लगाइए, उसके बाद इसका परिकलन कीजिए। इसी सारणी का प्रयोग हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो जैसे कि अभी हमने सारणी बनाया था, यहाँ से सभी मान किसके होते हैं? ए के। यहाँ किसके होते हैं? बी के। या यहाँ ए ले लेंगे पूरा तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी। चलिए हम मानते हैं यहाँ पर ए बराबर 1, ए बराबर 2, ए बराबर 3, ए बराबर 4, ए बराबर 5 है। यहाँ बी बराबर 1, बी बराबर 2, 3, 4, 5 है, यानी इधर ए के मान है और इधर बी के मान। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है 2/3 और बाइनरी 4। सबसे पहले किसको हल करते हैं? ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ये ए है, बाइनरी ये क्या है? बी, यानी ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3। यहाँ देखिए 2 है, अब यहाँ पर क्या है? 2। अब हमें देखना है बी, ये पूरा ए है, ये पूरा बी, तो ए के स्थान पर है 2 और बी के स्थान पर कितना देखना है? 3। ये है बी के स्थान पर 3। अब यहाँ से इसके आगे चलिए और यहाँ से इसके आगे आइए। देखिए 2 और 3 कहाँ पर मिलते हैं? 2 और 3 आकर मिलते हैं 1 पर। ये देखिए 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, इसको ऐसे नीचे लेकर आइए तो दोनों आपस में कहाँ मिल रहे हैं? 1 पर। यानी 2 और बाइनरी 3 का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ पर 2/3 के स्थान पर लिखेंगे 1, उसके बाद बाइनरी 4। अब इसके बाद फिर ये ए हो जाएगा और ये बी, तो ए के स्थान पर 1, अब इसके बाद बी के स्थान पर 4। अब इसको मिलाइए आपस में, इसको आगे चलने दीजिए, यहीं पर आकर मिल जाएगा। तो 1 और बाइनरी 4 का मतलब हो गया, इसका मान कितना आएगा? 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसी प्रकार से 2/3/4 है, तो पहले हम 2 लिखेंगे और 3/4 हल करेंगे। ये ए है और ये बी है, तो ए के स्थान पर 3 और बी के स्थान पर 4। 3 और 4 को आपस में मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा? यहाँ पर, यानी इसका मान कितना हो गया? 1। अब ये बन गया 2/1, फिर से ये ए और ये बी, तो ए के स्थान पर 2 और बी के स्थान पर 1, तो ये हो गया 2 और ये बी के स्थान पर 1, मिलाइए आपस में, यहाँ मिलेगा, तो ये हो गया 2/1 का मान 1। तो इसका भी 2/3/4 का मान 1 और 2/3/4 का मान भी कितना आया? 1 आया। अब इसके बाद बताना है नंबर 2 में, क्या यह क्रम विनिमय है? तो हमको क्रम विनिमय नियम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 2, क्रम विनिमय के लिए हम जानते हैं कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू आना चाहिए बी बाइनरी ए। तो हमारे पास जो समुच्चय हैं वो अवयव क्या है? 1 2 3 4 5। तो ए के स्थान पर कोई एक अवयव ले सकते हैं और बी के स्थान पर इसमें से कोई एक अवयव ले सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 3, कोई भी अवयव ले करके देख लीजिए और बदल कर देख लीजिए ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू रख देंगे 1 और बी इज इक्वल टू रख देंगे 2। अगर ऐसा करते हैं तो दोनों पक्ष अगर बराबर आ गए तो क्रम विनिमय नियम है, अन्यथा नहीं है। तो ए के स्थान पर हो जाएगा 1 बाइनरी, बी के स्थान पर 2। इसी प्रकार से बी यानी कि 2/1। अब 1/2 का मान 2/1 के मान के बराबर आएगा सारणी में देखने पर, तो यह क्रम विनिमय नियम है अथवा नहीं है। देखते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? 1/2, यानी ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर 2। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर है 1 ए के स्थान पर और यहाँ पर 2। 1/2 का मान है 1, तो यहाँ पर 1/2 के स्थान पर लिखेंगे 1। अब 2/1, तो यहाँ पर है 2 और यहाँ है 1, तो 2/1 कितना होगा? 1। तो क्या दोनों पक्ष बराबर आ गए? कहेंगे हाँ बराबर आ गए। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह क्रम विनिमय है। इसी प्रकार से और कोई भी अंक यहाँ 1 से लेकर के 5 तक दिया गया है, कोई भी लेकर के देखिए और सारणी में मिलान कराइए। क्रम विनिमय है, सभी के लिए क्रम विनिमय निकलेगा। नेक्स्ट नंबर 3 है कि 2/3/4/5 का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं
नंबर थर्ड कि 2 बाइनरी 3 ब्रैकेट बाइनरी 4 बाइनरी 5 4 बाइनरी 5 एक ब्रैकेट में। सबसे पहले है 2 बाइनरी 3, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, क्योंकि ए पहले बी बाद में। 2 बाइनरी 3 मिलान करिए, कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, यानी कि इसका मान हो गया 1। बाइनरी 4 बाइनरी 5, यानी ए के स्थान पर 4 बी के स्थान पर 5, 4 और 5 को ले जाइए, आपस में मिलेंगे यहाँ पर, यानी इसका मान हो जाएगा 1। अब ये बन जाएगा 1 बाइनरी 1, तो 1 बाइनरी 1 कहाँ मिलेगा, तो ए के स्थान पर 1 बी के स्थान पर यहीं मिल जाएंगे, तो 1 बाइनरी 1 का मान आ गया 1। तो इस तरीके से 2 बाइनरी 3 4 बाइनरी 5 का वैल्यू आएगा 1। नंबर 5 में कहा जा रहा है कि मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया बाइनरी डैश ए बाइनरी डैश बी इज इक्वल टू ए तथा बी का HCF। हमें निकालना है ए तथा बी का HCF। जैसे कि ए यहाँ से 1 लिया जाए, बी यहाँ से 1, तो 1 और 1 का जो भी HCF आए उसको यहाँ पर नोट करना। इसी तरीके से यहाँ ए लेते रहना है, बी बताते रहना है, ए और बी का HCF ज्ञात कर लेना है। और उसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या संक्रिया बाइनरी डैश उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया के समान है। अब इसकी संक्रिया सारणी जब बनाएंगे उसके बाद इससे मिलान कराएंगे तो बताएंगे संक्रिया का समान सारणी बनेगी कि नहीं बनेगी, समान है कि नहीं है, और अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए, यानी कि इसी प्रकार से अंक रख करके पूरी सारणी को बनाइए तो वो औचित्य हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन 5, यहाँ पर समुच्चय 1 2 3 4 5 दिए गए हैं और ए संक्रिया यानी बाइनरी डैश बी, तो यहाँ पर बाइनरी के स्थान पर लगा लेंगे बाइनरी डैश, क्योंकि बीच में लगा है डैश। अब इसका मतलब बता रहे हैं कि ए और बी जो कुछ भी लिखिए यहाँ पर ए और बी का क्या होना चाहिए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम रख लेते हैं ए का मतलब यहाँ से पूरा 1 2 3 4 5, इसी तरीके से बी 1 2 3 4 5, सेम एज उसी तरीके से रख दिया गया। अब यहाँ पर परिभाषित किस तरीके से करा गया है कि ए और बी जो कुछ भी रखिए यहाँ पर वो क्या होना चाहिए, HCF होना चाहिए। तो यहाँ से लेते हैं 1 और यहाँ से लेते हैं 1, तो ये बन जाएगा 1 कामा 1, यानी ए कामा बी। और ए तथा बी का HCF 1 और 1 का HCF, यानी 1 और 1 में कॉमन क्या है, 1 ही रहेगा। अब यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो यहाँ लेते हैं 1 कामा 2, 1 यानी कि ए, 2 यानी कि बी, ए तथा बी का HCF यानी 1 तथा 2 का HCF। तो अगर 1 का निकालें तो 1 हो जाएगा और 2 का निकालें तो 1 इंटू HCF, मतलब जैसे मासा निकालते हैं तो 2 का हो जाएगा 1 इंटू 2, तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब इसके बाद यहाँ से अगर 1 लिया जाए और यहाँ से लिया जाए 3, तो ये बन जाएगा ए कामा बी, यानी 1 का HCF, तो 1 का तो 1 हो जाएगा गुणनखंड, और 3 का क्या होगा 1 इंटू 3, तो 1 और 1 यहाँ पर कॉमन मिलेगा, तो यानी इसका कितना आएगा 1 आएगा। वैसे भी हम जानते हैं कि जिसका उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन कुछ नहीं होता है उसका HCF 1 होता है। यही तरीका लगाइए कि अगर हमको 1 और 4 में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो जिसका कॉमन कुछ नहीं होता है उसका HCF होता है, यानी कि मासा होता है 1। तो 1 और 4 में कॉमन कुछ नहीं है तो HCF होगा 1। 1 और 5 अगर लिया जाए इसमें भी कॉमन कुछ नहीं है तो 1। 2 और 1 में HCF 2 और 1, तो 2 और 1 का गुणनखंड करें तो 2 का हो जाएगा 1 इंटू 2, 1 का 1 ही होता है, तो कॉमन कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा सीधे सीधे। तो यहाँ पर 2 और 2 का HCF बताइए, तो 2 का हो जाएगा 2 इंटू 1 और फिर 2 का हो जाएगा 2 इंटू 1, तो देखा जाए तो 2 और यहाँ से 1, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 ही आएगा। 2 और 3, तो यहाँ पर 2 का हो जाएगा 2 इंटू 1 और कामा 3 का हो जाएगा 3 इंटू 1, तो HCF निकलेगा 1। तो वही टेक्निक लगाइए। 2 और 4, तो यहाँ पर 2 का होगा 2 इंटू 1, 4 का होगा 2 इंटू 2, तो यहाँ पर HCF निकल कर आएगा 2। 2 और 5 का, तो 2 का हो जाएगा 2 इंटू 1 और 5 का हो जाएगा 5 इंटू 1, तो HCF निकल कर आया 1। इसी प्रकार से 3 का कामा 1, तो 3 और 1 में मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, 3 का हो जाएगा 1 इंटू 3, इसका 1। अब 3 2 का हो जाएगा 1, 3 3 का हो जाएगा 3, क्योंकि 3 और 3 में कॉमन ही है। 3 4 का 1, 3 5 का 1, 4 कामा 1 का 1, क्योंकि 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2 और 1 का हो जाएगा 1, कॉमन कुछ नहीं है तो 1 इसमें लिख ही सकते हैं, तो 1 और 1 हो जाएगा 1।
4, 2 का कितना होगा 4, 2, तो 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2 और 2 का हो जाएगा 2 इंटू 1, तो देखा जाए तो यहाँ पर आएगा 2। हाँ, इसके आगे है 4, यहाँ पर 3, तो 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 का हो जाएगा 3 इंटू 1। कॉमन है कुछ नहीं तो इसमें 1 कर सकते हैं, जिसका कॉमन कुछ नहीं उसका कॉमन 1 होता है। तो 4 और 4 में कॉमन 4 ही रहेगा, 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं तो 1, 5 1 में कुछ कॉमन नहीं तो 1, 5 2 में कुछ कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पर आएगा 1, 5 3 में कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 आएगा, 5 4 में कुछ कॉमन नहीं होगा तो भी 1 आएगा, 5 5 में 5 ही कॉमन रहेगा। तो इस तरीके से यह संक्रिया सारणी कंप्लीट हो गई है। अब क्वेश्चन में कुछ कहा जा रहा था, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि क्या संक्रिया बाइनरी डैश उपर्युक्त प्रश्न 4, ये प्रश्न 4 की संक्रिया है, यहाँ पर बाइनरी डैश है, यहाँ पर बाइनरी है, में परिभाषित संक्रिया बाइनरी के समान है। तो देख रहे हैं यहाँ पर है 1 1 1, यहाँ पर देखा जाए तो पूरा 1 1 1, यहाँ पर है 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1, यानी पूरा देखा जा रहा है तो पूरा एकदम सेम यही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ, यहाँ पर क्या है कि क्या संक्रिया बाइनरी डैश उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया के समान है। अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। औचित्य तो पूरा बतला दिया गया है, अब हमें सिर्फ ये बताना है कि क्या ये जो संक्रिया डैश निकाली गई है पहली वाली संक्रिया के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, हाँ संक्रिया तथा संक्रिया, संक्रिया का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ संक्रिया बनाई गई है ना, तो संक्रिया तथा संक्रिया के समान है। तो ये जो रफ कार्य है इसको आप रफ में करिएगा, इसमें नहीं करिएगा, समझाने के लिए किया गया है। नंबर 6 में देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि n यानी कि नेचुरल नंबर एक द्विआधारी संक्रिया ए बाइनरी b इज इक्वल टू ए तथा b का एलसीएम, पहले क्या था HCF, अब निकालना है एलसीएम द्वारा परिभाषित है, मान लेना है कि परिभाषित है। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ए और बी यानी ये ए है और ये बी, ए और बी बाइनरी का जो भी बाइनरी करा जाए और उसका मान क्या आना चाहिए, दोनों का एलसीएम जो होगा वही होना चाहिए। इसका सेकंड में कहा जा रहा है क्या संक्रिया क्रम विनिमय है, हम क्रम विनिमय के सूत्र के द्वारा इसको हम लगाएंगे। इसके बाद नंबर 3 है साहचर्य, फिर n में तत्समक अवयव और 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिए कि माना n का मतलब नेचुरल नंबर यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या रखी जा सकती है। अब इसके बाद यहाँ पर ए बाइनरी बी दिया गया था, ए तथा बी का एलसीएम ज्ञात करेंगे जो भी आएगा। पहले पार्ट में है 5 बाइनरी 7 यानी ए बाइनरी बी, और ए बाइनरी बी का मतलब है ए तथा बी का एलसीएम। तो इस 5 7 का मतलब क्या होगा 5 तथा 7 का एलसीएम, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात मासापा, महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर कितना होगा 5 और 7 यानी कि इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ लिखें 5 का होता है 5 इंटू 1 और 7 का होता है 7 इंटू 1। तो अगर देखें तो 5 है कहीं, 5 है नहीं है, 7 है नहीं है, तो ये नोट कर लिया जाएगा 1 1 एक बार, तो 5 से 1 जा हो जाएगा 35, 1 जा 35, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो होगा 35। इसी प्रकार से यहाँ पर 20 और 16 लिखें, तो यहाँ लिखें 20 बाइनरी 16, तो यहाँ पर लिखें 20 तथा 16 का एलसीएम। तो 20 और 16 का एलसीएम जो कुछ भी आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और दूसरा यहाँ पर फैक्ट लगा सकते हैं कि 20 और 60 इस तरीके से लिख करके एलसीएम ज्ञात कर दें। तो 2 10 जा 20, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 5, यहाँ पर 2 2 जा 4, अब यहाँ पर 2 1 जा हो जाएगा 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5। तो यहाँ से देखें तो 2 का 2 में 4, 4 का 2 में 8, 8 2 या 16, 16 का 5 में हो जाएगा 80, तो 16 5 जा होता है 80। अब इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है क्या संक्रिया क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का होने का मतलब है कि जब यह ए बाइनरी बी बराबर क्या दे, बी बाइनरी ए दे, और यहाँ पर ए फॉर एवरी ए कामा बी जो भी रखेंगे
वो बिलोंग कहाँ पर करेगा, n पर, क्योंकि n बराबर हमें 1 2 3 4 5 यही सभी रखने हैं। तो अगर हम a इज इक्वल टू 1 ले तो भी नेचुरल नंबर, b इज इक्वल टू 2 लें तो ये भी नेचुरल नंबर, और दोनों के मान देखते हैं कि क्या क्रम भिन्न में रखने पर आते हैं। तो 1 बाइनरी 2, a के स्थान पर 1, b के स्थान पर 2, यानी कि 2 बाइनरी 1। क्या मान ये मान इसके बराबर आएगा, तो कैसे पता चलेगा, 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम पता करेंगे 1 और 2 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2। अगर 1 कामा 2 का एलसीएम निकाला जाए तो 2 1 जा 2 ही आएगा, यानी 2 आ गया। 2 बाइनरी 1, अगर इसका एलसीएम निकाला जाए तो पहले 2 लिखें फिर 1 लिखें, इसका एलसीएम कितना होगा, 2 1 जा 2, यानी 2 ही आएगा। दोनों पक्ष बराबर हैं तो लिखेंगे अतः संक्रिया क्रम विनिमेय है। इसी प्रकार से साहचर्य देखेंगे। नंबर 3 साहचर्य। साहचर्य का नियम हम जानते हैं कि साहचर्य होता है a बाइनरी b बाइनरी c इज इक्वल टू a बाइनरी b बाइनरी c। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। यही नियम अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो यह साहचर्य नियम का पालन करता है। और यहीं पर लिख लेते हैं फॉर एवरी a कामा b कामा c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि सबसे पहले ही कहा गया कि ये कहाँ बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 रखने पर, क्योंकि सभी क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बाइनरी 2, क्योंकि a के स्थान पर 1, b के स्थान पर 2, यहाँ पर बाइनरी 3 इज इक्वल टू 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3। अब 1 बाइनरी 2 का मतलब है कि 1 और 2 का एलसीएम 1 और 2 का निकाला ही गया था, तो यहाँ पर बाइनरी हो जाएगा 3। बाद हम क्या करते हैं, इक्वल टू लिखते हैं 1 बाइनरी, अब 2 बाइनरी 3, 2 बाइनरी 3 का यहाँ पर परिभाषा क्या है कि 2 और 3 का एलसीएम, तो 2 1 जा 2, यहाँ पर 3 और 3 1 जा 3, यानी 2 3 जा हो जाएगा 6। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6। अब 2 और 3 का हमें 2 बाइनरी 3 का मतलब क्या है कि 2 बाइनरी 3 का एलसीएम निकालना है। हमने 2 बाइनरी 3 का यहाँ पर निकाल दिया है, यहाँ पर काम चल जाएगा कि इसका आता है 6। 1 बाइनरी 6 का मतलब क्या है कि 1 और 6 का निकाला जाए एलसीएम, तो यहाँ पर 1 तो लिखा ही है, 6 1 जा 6, यानी 6 ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः संक्रिया साहचर्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नंबर 4 में n में यानी नेचुरल नंबर में बाइनरी अवयव ज्ञात कीजिए। बाइनरी का है तत्समक अवयव, थोड़ा छूट गया था, यहाँ पर कह रहे हैं कि n में बाइनरी का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव के लिए फार्मूला होता है कि a बाइनरी b इज इक्वल टू, यहाँ पर a बाइनरी b इज इक्वल टू b नहीं रहेगा, a बाइनरी e इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e बाइनरी a। यहाँ पर यह है तत्समक अवयव की परिभाषा होती है, यानी e का मान हमें बताना है कि वह तत्समक अवयव क्या है। e ही यहाँ पर प्रदर्शित करेगा कि e इज इक्वल टू जितना निकाल देंगे वही प्रदर्शित करेगा कि वो क्या है, तत्समक अवयव है। तो a से तो हम जानते हैं कि a क्या है, a हम जान रहे हैं कि a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के लिए है। अब हम देखें तो a बाइनरी इसे पढ़ें अगर b, तो a बाइनरी b हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि a बाइनरी b का मतलब है a तथा b का एलसीएम। तो a तथा e का एलसीएम अब क्या होगा, a के स्थान पर अगर 1 रख दें तो इसे बोलेंगे 1 तथा e का एलसीएम। तो अगर 1 तथा e का एलसीएम लिया जाए तो e पहले से तत्समक है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकल कर आएगा कितना, 1। अर्थात यहाँ पर कहा जाएगा a बाइनरी e का मतलब a तथा e का एलसीएम बराबर यहाँ पर आएगा a। e बाइनरी a का मतलब e तथा a का एलसीएम। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, हमने सिर्फ इसको देख करके इसको नोट कर दिया, अभी कुछ नहीं बताया है। हमने कहा कि a बाइनरी b अगर पढ़ें तो हमारी परिभाषा है कि अगर a बाइनरी b पढ़ेंगे तो a तथा b का एलसीएम। इसी प्रकार से a बाइनरी e पढ़े हैं तो a तथा e का एलसीएम जो कुछ भी निकले वो किसके बराबर आए, a के बराबर
आए। यानी कि ए के स्थान पर अगर 1 रख दें तो ये ई पता करना है कि ई ऐसा क्या रखें कि इस पूरे का एलसीएम कितना आ जाए। यहाँ पर ए यानी कि ए के स्थान पर 1 रख रहे हैं तो 1 ही आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 1 का 1 करें और ई के स्थान पर अगर 1 कर दें तो इसका एलसीएम 1 ही बनेगा। यानी ई के स्थान पर कितना रख सकते हैं हम, 1 रख सकते हैं। जैसे कि ए बाइनरी ई करें तो इसे करेंगे ए बाइनरी 1। अगर ए और 1 यानी यहाँ पर ए के स्थान पर भी 1 रखें और बी के स्थान पर 1 रखें तो इसका एलसीएम कितना निकल कर आएगा, 1 आएगा। तो ए बाइनरी 1 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ए, और ई के स्थान पर 1 रखना है। ए बाइनरी ई, जहाँ जहाँ ई है वहाँ 1 रख दिए तो यहाँ पर हो गया इज इक्वल टू ई बाइनरी ए। अब ए के स्थान पर चाहे जो रखेंगे वो सभी पक्ष को बराबर करेगा। जैसे हम कोई जरूरी नहीं कि 1 ही रखें, यहाँ पर ई 1 रखेंगे, ए के स्थान को बदलेंगे। जैसे अगर हम ए इज इक्वल टू 1 रख दिए, ए इज इक्वल टू 2 रखें तो यहाँ पर 2 बाइनरी बनेगा 1, यानी 2 और 1 का एलसीएम। तो 2 का एलसीएम 2 1 जा 2, फिर से 1 आ गया। तो यहाँ पर ए के स्थान पर कितना रखने के लिए कह रहे हैं, 2। तो अगर यहाँ पर रखें ए के स्थान पर 2 तो 2 बाइनरी 1 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ ए है कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 बाइनरी 2। तो 2 और बाइनरी 1 का मतलब है कि 2 और 1 का एलसीएम कितना है, 2। 1 बाइनरी 2 का मतलब है कि 1 और 2 का एलसीएम कितना है, 2, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः n में बाइनरी का तत्समक अवयव ई इज इक्वल टू 1 है। इसी प्रकार से n में कौन से अवयव बाइनरी के लिए व्युत्क्रमणीय हैं। अब व्युत्क्रमणीय की परिभाषा देखिए। व्युत्क्रमणीय की परिभाषा होती है ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए बाइनरी बी। अब इसका मतलब है कि ई ऐसा कुछ होना चाहिए कि ए से बी को बाइनरी करें तो हमें मिले ई। अगर हम कहें ई 1 है तो क्या आएगा। अब ए के स्थान पर ऐसा कुछ अवयव रखिए और बी के स्थान पर कुछ ऐसा अवयव रखिए कि ए और बी का एलसीएम कितना आ जाए, 1। अगर 1 आ जाएगा तो ई इज इक्वल टू 1, यही क्या कहलाएगा, इसका बाइनरी का व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। अब ए के स्थान पर बी के स्थान पर ऐसा कुछ अवयव रखना है कि जिसका एलसीएम कितना बन जाए, 1 बन जाए। तो अगर ए इज इक्वल टू 1 ले, बी इज इक्वल टू 2, इसका एलसीएम निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और देखें तो यहाँ पर एलसीएम कितना बन रहा है, 2। यानी कि इसका एलसीएम अगर हमको 1 प्राप्त करना है तो दोनों अवयव को हम क्या करेंगे, 1 ही लेंगे। तो देखेंगे 1 का 1, 1 का 1, यानी कि हम ये कहेंगे कि अगर ए और बी ऐसा कुछ रखना है कि जिसका मान 1 आए तो दोनों मान आपस में क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। यानी 1 बाइनरी 1, अगर 1 और 1 का एलसीएम निकाला जाए तो कितना आएगा, 1। इसी प्रकार से 1 बाइनरी 1 कर देंगे। एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक है कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू होता है बी बाइनरी ए बाइनरी बी, यानी बी के स्थान पर भी 1 रहेगा और ए के स्थान पर। तो ए और बी 1 1 ही है, तो 1 और 1 का एलसीएम 1 और 1 और 1 का एलसीएम 1। तो हम देख रहे हैं कि ये तभी संभव है जब दोनों के मान कितने हैं, होंगे 1। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ए का मान 1 तभी संभव है जब ए व बी का मान 1 हो। यानी इसका मान जब 1 रहेगा तभी इसका मान ई इज इक्वल टू कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम परिभाषित है। किसके द्वारा परिभाषित है, ए बाइनरी बी अगर लिया जाए तो ए तथा बी का हमें क्या प्राप्त करना है, एलसीएम प्राप्त करना है। एक द्विआधारी संक्रिया, हमें बताना है कि क्या यह द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा सारणी। तो सारणी बनाते हैं। यहाँ पर समुच्चय एज कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 और ए बाइनरी बी। तो हमने समुच्चय के लिए संक्रिया बनी है तो यहाँ पर बनाएंगे संक्रिया। अब इसके बाद 1 2 3 4 5, तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और इसके बाद बी इज इक्वल टू 1 2
3 4 5। तत्पश्चात यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि ए और बी जो कुछ भी लिखना है वो ए तथा बी का क्या होना चाहिए, एलसीएम। तो ए इक्वल टू 1 लिखें और बी इक्वल टू 1 लिखें तो दोनों का निकालें एलसीएम, तो 1 और 1 का एलसीएम आएगा 1। इसी प्रकार से ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 लिखें तो 1 और 2 का एलसीएम, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 जा 2, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2। अब इसके बाद 1 और 3 का एलसीएम इसी प्रकार 3 आएगा, 1 और 4 का आएगा 4, 1 और 5 का आएगा 5, 1 और 5 करें तो यहाँ पर आएगा 5, 5 1 जा हो जाएगा 5। इसी प्रकार से 2 और 1 करें तो 2 और 1 का एलसीएम 2 1 जा 2 यानी कि 2 आएगा। 2 और 2 का एलसीएम ये कितना होगा, 2 ही आएगा। 2 और 3 का तो यहाँ पर 2 कामा करेंगे 3, तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 3 नोट करेंगे, 3 का 3 1 जा 3 यानी 2 3 जा हो जाएगा 6। अब इसके बाद 2 और 4 का करें तो यहाँ पर 2 कामा 4 करें तो 2 1 जा 2, 2 जा 4। अब इसके बाद 2 1 जा यानी 2 2 जा जाएगा 4। अब इसके बाद इसी प्रकार से 2 और 5 का करें तो इसका हो जाएगा 10 कर लिए। और इसके बाद 3 और 1 का हो जाएगा 3, 3 और 2 का हो जाएगा 6। और इसी प्रकार से 3 और 3 का हो जाएगा 3, 3 और 4 का हो जाएगा 12, 3 और 5 का हो जाएगा 15, 4 और 1 का हो जाएगा 4, 4 और 2 का हो जाएगा 4 और 2 का हो जाएगा 4, और 4 और 3 का हो जाएगा 12, 4 और 4 का हो जाएगा 4, 4 और 5 का हो जाएगा 20, 4 कामा 5 करें 2 2 जा 4, यहाँ पर 5, 2 1 जा 2 और यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20। अब इसके बाद 5 का 1 में अगर एलसीएम निकालेंगे तो 5, 5 का 2 का एलसीएम निकालें तो यहाँ पर आएगा 10, और 5 से 3 का एलसीएम निकालें तो 15, 5 का 4 से आ जाएगा 20, 5 का 5 से हो जाएगा 5, 5 का 5 से एलसीएम 5 और 5 1 जा 5, तो 5 ही आएगा। अब इस सारणी को यहाँ से इसके द्वारा परिभाषित कर दिया गया। अब इसके बाद बताना है क्या यह द्विआधारी संक्रिया है। तो द्विआधारी संक्रिया को परिभाषित करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या यह द्विआधारी संक्रिया है तो हम उसका अवयव का निकाल लेते हैं क्रम विनिमय और उस अवयव का निकाल लेते हैं साहचर्य। अगर क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करेगा तो यह द्विआधारी संक्रिया होगी। तो हम पहले क्रम विनिमय निकालते हैं, अगर क्रम विनिमय नियम नहीं होगा तो यहीं से बता देंगे यह द्विआधारी नहीं है। तो क्रम विनिमय के लिए क्या करें, क्रम विनिमय नियम से हम जानते हैं क्या कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू, अगर बी बाइनरी ए आ जाए तो यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं और बी इज इक्वल टू ले रहे हैं 3, या ए इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, 4, कुछ भी जो मन कहे वो ले सकते हैं। यहाँ पर पूरा ए है, यहाँ पर पूरा बी है, यहाँ तक ले सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू अगर 2 लें, ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3, तो ए इज इक्वल टू 2 लें तो ये हो जाएगा 2 बाइनरी 3 और यहाँ पर बी हो जाएगा 3 बाइनरी 2। अब देखिए क्या ये मान इसके बराबर है, तो 2 बाइनरी 3, तो यहाँ से हो गया 2 और यहाँ से हो जाएगा 3, 2 और 3 के सामने जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 6, 2 बाइनरी 3 का मान है 6, 3 बाइनरी 2, तो यहाँ से लेंगे 3, पहले 3 आएगा बाइनरी 2, 3 और 2 का मान आ जाएगा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। पहली कंडीशन के लिए यह क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लेकिन एक कंडीशन इसमें गलत है। गलत यह है कि हमें जो अवयव प्राप्त होने चाहिए वो किसके अंतर्गत होने चाहिए, समुच्चय 1 2 3 4 5 के। भले से ए बाइनरी बी बी बाइनरी ए हम 2 बाइनरी 3 रख करके 6 प्राप्त कर लिए और यहीं से प्राप्त करें कि 2 बाइनरी 3 का आया 6 और 3 बाइनरी 2 का आया 6, लेकिन हम जो समुच्चय का प्रयोग करें हैं उसमें कहीं 6 है नहीं है। तो यहीं लिखेंगे कि परंतु 6 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए का मतलब है समुच्चय, तो यहीं पर मान लेते हैं कि माना ये समुच्चय किसके बराबर है, ए के बराबर है। और ए में क्या क्या है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं है, 6 नहीं है, 12 नहीं है, 15 नहीं है,
10 नहीं है, 15 नहीं है, तो भले से इसके द्वारा एलसीएम बनाया गया, लेकिन ये अवयव सभी किसके अंतर्गत होने चाहिए, 1 2 3 4 5 के अंतर्गत होने चाहिए। ये बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पर लिखेंगे इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 हमारे ए के अंतर्गत नहीं आएगा। ये सारणी सही है, ऐसा नहीं है कि बिलोंग नहीं करे, सारणी गलत है, सारणी सही है, लेकिन ये अवयव हमारा ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ए में बिलोंग अगर नहीं कर रहा है तो यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। तो लिखेंगे अतः समुच्चय क्या है, समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए बाउंड्री बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम में परिभाषित संक्रिया, हमें बताना था कि यह द्विआधारी है कि नहीं है। द्विआधारी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 बिलोंग नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर और भी कोई अवयव ले सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि a इज इक्वल टू ले लीजिएगा 5 और b इज इक्वल टू 2, और इसका क्रम विनिमय a बाइनरी b और b बाइनरी a करिएगा तो दोनों पक्ष तो बराबर आ जाएंगे, लेकिन वो जो अवयव मिलेगा वो यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 में बिलोंग नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा, जैसे कि 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, 5 से ज़्यादा कुछ भी आ जाएगा तो वो बिलोंग नहीं करेगा, तो हम बताएंगे यह द्विआधारी नहीं है।